हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों आपको इस प्लेटफॉर्म पर 11-12 की फिजिक्स और 11-12 की केमिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं। तो बच्चों आज हम 12th केमिस्ट्री की क्लासेस करेंगे। जैसे बच्चों हमने 12th केमिस्ट्री की जो क्लासेस स्टार्ट करी थी तो उसमें लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, विलियन चैप्टर स्टार्ट करा था। तो आज हम विलियन चैप्टर के अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। और आज का टॉपिक है विलियन के अणुसंख्यक गुण। विलियन के अणुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, यानी विलियन के अणुसंख्यक गुण। बच्चों देखिए, अगर देखा जाए ये पूरा जो चैप्टर्स है वह विलियन के अणुसंख्यक गुणों पर ही आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके डेफिनेशंस, परिभाषा। देखिए बच्चों, विलियन के अणुसंख्यक गुण का मतलब है कि विलियन के ऐसे भौतिक गुण, विलियन के ऐसे भौतिक गुण जो विलियन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या। बच्चों यहां पे कणों की संख्या का संबंध है अणुओं आयनों से। कणों की संख्या अथवा विलयन में विलय के मोल अंश पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। यानी किसी विलयन के ऐसे भौतिक गुण, विलयन के भौतिक गुणों का मतलब जैसे विलयन का क्वथनांक हुआ, हिमांक हुआ, प्रस्थ तनाव हुआ, शांता हुआ, ये बहुत सारे विलयन के भौतिक गुण होते हैं। तो इन भौतिक गुणों में से ऐसे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, विलय आप जानते हैं विलय क्या होता है, वह पदार्थ जो विलयन के अंदर मिक्स है, विलयन के अंदर घुला है, उसको विलय कहते हैं। तो किसी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में, विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, यानी कि जो विलय उसके कणों की संख्या, कणों की संख्या का मतलब है उसके अणुओं से और उसके आयनों से है, उसके अणुओं से और उसके आयनों से है, इन पर निर्भर करता है, तो उनको अणुसंख्यक गुण कहते हैं। ऐसे गुण क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर इनके एग्जाम्पल को हम देखें तो एग्जाम्पल है परासरण दाब, परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसी विलयन के अणुसंख्यक गुण है। परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, तो ये सभी क्या हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुण हैं। जैसे बच्चों आप एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हमने
सपोज करो शुद्ध जल लिया, शुद्ध जल लिया। अब शुद्ध जल का अगर हम क्वथनांक देखें, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को देखें, तो क्वथनांक होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम शुद्ध जल के अंदर चीनी मिला दें, शुद्ध जल के अंदर चीनी मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, विलयन बन जाएगा। ठीक है। और यदि इसको अब गर्म करें तो इसका जो क्वथनांक आएगा, अब वह क्वथनांक 100 नहीं होता है, वो क्वथनांक क्या होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अर्थात यहां पर क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, किसके कारण, विलय के अणुओं की संख्या के आधार पर। तो ये क्या होता है, अणुसंख्यक गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा समझिए, यानी किसी विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या उसके मोलंश पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, परासरण दाब हुआ, वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। तो ये सभी क्या है, विलयन के अणुसंख्यक गुण है। और बच्चों इस चैप्टर्स के अंदर जो सेकंड चैप्टर्स है विलयन सॉल्यूशंस, इस चैप्टर्स के अंदर हमें इन्हीं गुणों का अध्ययन करना है, इन्हीं अणुसंख्यक गुणों का अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। विलयन का सबसे पहला अणुसंख्यक गुण परासरण दाब। ठीक है, यानी कि परासरण दाब क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब बच्चों परासरण दाब को पढ़ने से पहले, परासरण दाब को समझने से पहले, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परासरण होता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि परासरण दाब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं परासरण। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस। अब देखिए बच्चों, परासरण, परासरण को समझ, किसकी परिभाषा, इसके डेफिनेशंस को समझने से पहले हम कुछ उसके एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जब समझेंगे तो आप इस टॉपिक से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये तो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। देखिए बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कोई किशमिश लें, किशमिश तो जानते हैं सूखा हुआ अंगूर, इस किशमिश को अगर हम कुछ समय के लिए, किशमिश को कुछ समय के लिए कहाँ रख दें, जल के अंदर रख दें, तो हम ये पाते हैं क्या होता है कि ये जो किशमिश होती है ये फूल जाती है इस प्रकार से। अब फूल गई, कैसे फूल गई, तो हुआ क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे बाहर जो वाटर था, जो जल था, वो इस किशमिश के अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया, और इसके कारण किशमिश क्या गई है, फूल गई। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे देखिए बच्चों, अगर हम आलू के पीस लें, छोटे छोटे आलू के पीस ले लीजिए, और इन पीसेस को हल्का सा इन पे नमक लगा के छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, आलू के पीसेस पे नमक लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, तो हम ये पाते हैं कुछ समय के बाद ये जो आलू के पीस होते हैं बिल्कुल लूज हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं ये सिकुड़ से जाते हैं इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि बाहर का जो द्रव था वो अंदर प्रवेश कर गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आलू के अंदर जो द्रव था वो खुद ब खुद बाहर आ गया। तो बच्चों ये जो हो रहा है,
जिस प्रक्रिया के कारण ये सब हो रहा है, ये घटित हो रहा है, इसी को हम कहते हैं परासरण। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए, जैसे आपने महसूस करा होगा, देखा होगा कि फूल मुरझाते नहीं। अगर आप चाहते हैं फूल अधिक समय तक ऐसे ही तरोताज़ा बने रहें तो उन पर आप पानी छिड़कते हैं। इसी प्रकार से आप सूखे चने ले, उनको पानी में डाल दीजिए तो फूल जाते हैं। तो ये सब जो होता है परासरण के कारण ही होता है। ठीक, तो देखिए अब परासरण, लेकिन परासरण से भी पहले एक टॉपिक को और समझना जरूरी है। वो दूसरा है अर्ध पारगम्य झिल्लियां। बच्चों क्या? अर्ध पारगम्य झिल्लियां, शॉर्ट में क्या देते हैं इसको? एसपीएम, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए अर्ध पारगम्य झिल्लियां क्या होती है, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्लियां का मतलब ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर केवल ब्लैक के कण आर पार आ जा सकते हैं। यानी कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर केवल कौन सी कण? ब्लैक के कण आर पार आ जा सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। बच्चों देखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली में होता क्या है वास्तव में? इसमें बहुत बारीक बहुत छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों का जो साइज होता है वह ब्लैक के कणों से क्या होता है? बड़ा। ठीक है, ब्लैक के कणों से बड़ा होता है, इसलिए ब्लैक के कण आसानी से इसमें से होकर आर पार आ जा सकते हैं। लेकिन जो विलय के कण होते हैं, विलय के कणों से छोटा साइज होता है, इसलिए विलय के कण इसमें आर पार नहीं जा सकते। जैसे आप समझिए, जैसे चलनी होती है जिससे हम आटा छानते हैं, तो जब उसमें से क्या होता है, उस चलनी के छिद्रों में से वही कण आटे के बाहर आते हैं जिनका साइज छिद्र से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो यहां भी क्या होता है? ब्लैक के कण जो होते हैं, ब्लैक के कणों का साइज इन छिद्रों के साइज से क्या होता है? छोटा। या हम ये कह सकते हैं जो झिल्ली है इसमें जो बहुत बारीक छिद्र हैं, उन छिद्रों का साइज ब्लैक के कणों से क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए इसे ब्लैक के कण इसके आर पार आ जा सकते हैं। और ब्लैक के कणों के साइज से क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए ब्लैक के कण इसको पार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी झिल्लियों को हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्लियां। जैसे देखिए एग्जाम्पल बात करें इनकी, तो कोसा झिल्ली हो गया, जंतु झिल्ली, अंडे की झिल्ली, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। तो ये सभी की सभी क्या होती हैं? अर्ध पारगम्य झिल्लियां होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली समझ में आया कि ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर केवल ब्लैक के कण आर पार आ जा सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर, परासरण।
अब देखिए बच्चों परासरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक, और इधर शुद्ध विलायक और इधर क्या ले लिया, विलयन, ठीक है। यह हम ही कह सकते हैं तनु विलयन और इधर सांद्र विलयन, यानी कि हमने यहां पे दो विलयन को कह सकते हैं, दो द्रवों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया, शुद्ध विलायक, तनु विलयन, विलयन या सांद्र विलयन, ठीक है। तो देखिए परासरण क्या होता है बच्चों, परासरण का मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल शुद्ध विलायक के कणों का, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के कणों का विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के कणों का, केवल विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, अपने आप प्रवाह परासरण कहलाता है। दोबारा समझिए, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर केवल विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह अपने आप प्रवाहित होंगे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशंस हुई अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के कणों का, केवल विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये हुई बच्चों परासरण की डेफिनेशन। अब जैसे आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बताए गए थे तो उनको ध्यान से देखिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बताया गया था किशमिश का। किशमिश को हमने वाटर में डिप करा, अब बाहर वाटर है तो इसका मतलब बाहर क्या है, शुद्ध विलायक। ठीक है, और किशमिश को अगर आपने देखा होगा तो किशमिश के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ अंदर होता है, अर्थात वहां पे विलायक की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो एक चीज और बच्चों, आप इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अधिक, यानी कि परासरण की क्रिया में अधिक विलायक वाले भाग से कम विलायक वाले भाग की ओर, कम विलायक वाले भाग की ओर प्रवाह होता है विलायक के कणों का। अब बाहर शुद्ध विलायक यानी कि जल, और अंदर जो किशमिश है, किशमिश के अंदर भी एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, अर्थात उसमें पानी की मात्रा कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, और जो किशमिश की जो बाहरी परत है
कोसा झिल्ली है वो किसका काम करती है? पारगम्य झिल्ली का। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि शुद्ध विलायक यानी कि जल के कण इस किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए फूल जाती है। अब बच्चों परासरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बच्चों बाह्य परासरण। अगर विलायक किसी वस्तु के अंदर, किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसको कहते हैं अंतः परासरण। जैसे किशमिश का एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया? अंतः परासरण हो गया। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल जो आपको समझाया आलू के पीसीस का, ये छोटे छोटे हमने आलू के पीसीस, आलू के स्लाइसिस लिए और उस पर हमने हल्का सा नमक लगाकर छोड़ दिया, ठीक। अब बच्चों जैसे ही हम नमक लगाते हैं तो हल्का सा नमक क्या होगा? घुल जाएगा। इसका मतलब नमक घुला तो वहां पे उसने विलयन बनाया। तो यहाँ पे जो अंदर यानी कि आलू के बाहर जो था वहां पे पानी बहुत कम है, तो वहां विलयन कैसा बना? सांद्र विलयन। और आलू के अंदर द्रव की, ब्लैक की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आलू के अंदर विलयन बना कैसे? तनु विलयन आलू के अंदर और ये आलू के बाहर। तो अब आलू की जो बाहर वाली परत है वो सेमी परमेबल एसपीएम, ठीक है। तो यहां पे तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक प्रवाहित हो जाता है और यहां पे विलायक का प्रवाह कोशिका से, वस्तु से बाहर हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं बाह्य परासरण। क्या कहते हैं बच्चों? इसको बाह्य परासरण कहते हैं, ठीक। तो ये हुआ परासरण। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ परासरण, ठीक है। यानी परासरण की क्रिया में क्या होता है? विलायक के कणों का प्रवाह होता है। किससे होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या कह सकते हैं शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। अब अपना अगला टॉपिक परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए बच्चों परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब का मतलब, जैसे हमने क्या करा, शुद्ध विलायक को यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा शुद्ध विलायक को विलयन से पृथक कर दिया। शुद्ध विलायक को विलयन से पृथक कर दिया तो यहां पे क्या होगा बच्चों? परासरण होगा। और परासरण होने से क्या होगा? विलायक के जो कण हैं, विलायक के जो अणु हैं, इस झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे, प्रवाहित करेंगे। तो जब ये शुद्ध विलायक के कण गति करेंगे तो इस झिल्ली पर जाकर क्या होंगे? टकराएंगे। और टकराएंगे तो इस झिल्ली पे क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, ठीक है। और उसी दाब को क्या कहते हैं हम? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण दाब। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, परिभाषा को देखें, यानी कि शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब को विलयन का
परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक करने पर परासरण होगा, और परासरण के कारण जब विलायक इधर प्रवाहित होगा तो झिल्ली पे दाब लगाएगा, दाब उत्पन्न करेगा, उसी दाब को क्या कहते हैं हम? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा समझिए कि यानी कि शुद्ध विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक करने पर परासरण होगा, और परासरण के कारण विलायक के कण इस झिल्ली पे क्या लगाएंगे? दाब उत्पन्न करेंगे, और उसी दाब को हम विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए यहां पर एक चीज को और समझना जरूरी है कि ये जो विलयन का परासरण दाब है हम उसको दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखें विलायक के कण गति कर रहे हैं शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, इस पूरे निकाय में गति कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये विलायक का प्रवाह रुक जाए, क्योंकि विलायक के कण गति कर रहे हैं शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। हम ये चाहते हैं कि प्रवाह रुक जाए। अब रुकेगा कैसे? कि कोई भी वस्तु मान लीजिए अगर आगे की ओर गति कर रही है तो ये कब रुकेगा? ये वस्तु तभी रुकेगी जब इसकी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितने बल से ये गति कर रही है। तो अगर हम इस विलयन पर बाहर से इतना दाब लगा दें जितना दाब विलायक के झिल्ली पे लगा रहे हैं, तो यहां परासरण की क्रिया क्या होगी? रुक जाएगी। ठीक, रुकेगी तब अतिरिक्त दाब जो बाहर से हम लगाएं इस विलायक के इस विलयन के परासरण दाब के बराबर होना चाहिए, तो ये परासरण की क्रिया क्या होगी? रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक डेफिनेशन ये होती है कि विलयन पर बाहर से लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। यानी कि नेक्स्ट डेफिनेशन ये है इसकी कि विलयन पर बाहर से लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, ठीक है, जो इस परासरण की क्रिया को क्या कर दे? रोक दे, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये होती है परासरण दाब। अब बच्चों यहां पर एक चीज और समझना है, जैसे हमने पढ़ा अभी परासरण, तो एक होता है प्रतिलोम परासरण, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे बच्चों RO। अब RO का नाम सुनकर आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो RO है उसी से संबंधित ये टॉपिक्स है। ठीक है, देखिए अगर बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम विलयन पर बाहर से अतिरिक्त दाब लगाएं, कितना दाब लगाएं? परासरण दाब के बराबर, तो ये परासरण क्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है। और यदि हम बाहर से कह सकते हैं बाहर से का जो अतिरिक्त दाब है, यदि अतिरिक्त दाब परासरण दाब से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, यानी कि वाहे अतिरिक्त दाब परासरण दाब से ज्यादा लगा दें तो क्या होगा? जैसे वस्तु मान लीजिए आगे की ओर गति कर रही है, तो अगर इसकी गति की विपरीत दिशा में जितने बल से ये गति कर रही है उतना ही बल लगा दें तो वस्तु क्या होगी? रुक जाएगी। और यदि हमने ज्यादा बल लगा दिया, F' से ज्यादा कर दिया, तो वस्तु गति की दिशा क्या होगी? विपरीत हो जाएगी। तो सिर्फ अगर हमने
इस विलयन पर जो बाहर से अतिरिक्त दाब लगाया, ये अतिरिक्त दाब विलयन के परासरण दाब से ज़्यादा लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि परासरण की क्रिया विपरीत हो जाएगी, अर्थात जो विलायक जो विलयन है वहाँ से विलायक के कण किधर की ओर, शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगेंगे, और इसी को कहते हैं हम प्रतिलोम परासरण। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो डेफिनेशन ये कि अगर विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, अर्थात विलायक के कण विलयन से विलायक की ओर, विलायक के कण विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगते हैं, और इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। अब बच्चों प्रतिलोम परासरण जो हमारा RO होता है उसके अंदर भी यही प्रक्रिया होती है, और बच्चों इसका यूज किया जाता है जो समुद्री जल होता है। समुद्री जल जैसे हमारे जहाँ ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पे समुद्र है, पीने का पानी नहीं है, तो वहाँ पे समुद्र का जो जल होता है उसका रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है, उसका रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस कराने से उस समुद्र जल से पीने का जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है प्रतिलोम परासरण। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर्स आपको अगर पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी फ्रेंड्स में सभी ग्रुप में इसको शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।